नमस्कार, मैं डॉक्टर सारिका मोहता दिशा डेल्फी परिवार की तरफ से उपस्थित सभी हमारे सोसाइटी के सम्मानीय सदस्यों, दिशा डेल्फी परिवार के सदस्यों, हमारे पेरेंट्स, बच्चे व अन्य सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम हर वीकेंड पर एक टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे और आज की हमारी वार्ता का विषय है डेवलपिंग इमोशनल एंड सोशल कॉम्पिटेंस अमंग स्टूडेंट। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं महेंद्र जी काबरा सर, जो कि वर्ल्ड रिनाउंड कंपनी आरआर केबल्स के डायरेक्टर हैं। साथ ही इज अ legendary human being. He is a very and he is the managing trustee of Hema Foundation. काबरा सर, हम प्रोग्राम स्टार्ट करें? हाँ जी, बिल्कुल। मैं प्रेजेंटेशन से शुरू करता हूँ। जी सर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आवर एजुकेशन सिस्टम इज ऑलवेज बीइंग ब्लेम्ड फॉर फोकसिंग सो मच ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और इस कोविड टाइमिंग्स ने हमें बता दिया है कि कॉम्पिटेंसीज डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट लाइफ में कितना जरूरी है। तो आज हम यहाँ पर डेवलपमेंट सीरीज में बात करेंगे सोशल कॉम्पिटेंस डेवलपमेंट के ऊपर, इमोशनल कॉम्पिटेंस डेवलपमेंट के ऊपर। क्या आप सभी लोग स्क्रीन देख सकते हैं? जी सर। सबसे पहले मैं दिशा डेल्फी के आज सारे बोर्ड मेंबर्स और सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप सभी ने मुझे, सारिका जी ने खास करके आमंत्रित करके, मैं आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। ये जो दिशा डेल्फी पब्लिक स्कूल और एलन इंस्टीट्यूट, श्रीमान गोविंद जी माहेश्वरी जी, वो आप हसमुख स्वभाव के तो रही हैं, साथ साथ में बहुमुखी प्रतिभा के धनी रहे। आपके द्वारा विद्यालय तथा एलन इंस्टीट्यूट के माध्यम से लाखों छात्रों को उनको कैरियर के हेतु शिक्षा देने का कार्य एलन इंस्टीट्यूट कर रहा है। विशेष बात यह है, इस कोरोना काल में अनेक ऐसे परिवार हुए जहां पर अभिभावक को वो खो चुके हैं, और उनके लिए एलन ने हम आगे फ्री उनको आगे की सारी शिक्षा प्रदान करेंगे। इतना बड़े कार्य के लिए मैं उनको सबसे पहले साधुवाद देना चाहूंगा। साथ ही सारिका जी महोदय को, वो इस कार्य में अत्यंत सक्रिय रूप से जुड़ी है और उनके इस विशेष हमेशा सहयोग रहा है। हम पिछले कई निरंतर कार्यक्रम से उनका भी मैं विशेष रूप से अभिवादन करता हूं। भावनात्मक व सामाजिक क्षमताओं को विकसित करना, यह विषय समझने के पहले थोड़ा सा हमने हमारा जो देश का गौरवमय इतिहास है उसकी तरफ झांकने की आवश्यकता है। हमारा देश विश्व गुरु कहलाता था। हमारी संस्कृति, हमारे पारिवारिक सामंजस्य और हमारी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली और साथ साथ में हमारी जीवन यापन पद्धति ही और उसके कारण सिद्धांत, गुरु शिष्य परंपरा, हमने देखा छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर रामदास महाराज, स्वामी विवेकानंद से लेकर रामकृष्ण परमहंस तक ऐसी अद्भुत हमारी संस्कृति रही जिसके कारण भारत विश्व गुरु जाना गया। लेकिन कई लोगों को नहीं पता होगा कि भारत आर्थिक रूप से भी उतना ही संपन्न था। यदि 17वीं सदी की बात करूं मैं, तो विश्व का आर्थिक गुरु भी भारत ही था। विश्व की जो जीडीपी थी उसमें 25% ये भारत की जीडीपी से होता था। समय के साथ साथ अनेक विषयों में परिवर्तन आए और इस आर्थिक रूप में ईस्ट इंडिया ब्रिटिश कंपनी के कारण हमारे कई इकोनॉमिक जो मार्ग है वो धराशायी हो गए। लेकिन इसके साथ साथ सन लॉर्ड मैकाले ने 1835 में एक विश्लेषण किया कि यहाँ के नैतिक मूल्य और लोगों की बौद्धिक क्षमता अति अधिक है।
और उन पर यदि हमें विजय प्राप्त करना है तो आध्यात्मिक वो सांस्कृतिक विरासत को हमें उसके ऊपर मार करनी होगी, तभी हम इन पर जीत सकेंगे। और इस वजह से उन्होंने एक लंबी लाइन खींची और हमारे गौरवमय इतिहास को एक अलग ढंग से पेश किया गया और साथ ही भाषा के रूप में अंग्रेजी को पेश किया गया। उसका नतीजा ये हुआ, हमने ये देखा कि आज की रियलिटी में हम कैसे बन चुके हैं। हमारे बड़े घर हो चुके हैं लेकिन परिवार छोटे हो चुके हैं। हम में से कई बहुत सारी डिग्रियां लेकर चल रहे हैं लेकिन हम देखते हैं कि कॉमन सेंस कम हुआ है। हमने अभी अभी देखा कि एडवांस मेडिसिन बहुत सारी हुई लेकिन साथ साथ में पुअर हेल्थ रहा। हमने चांद तक पहुंच गए लेकिन शायद पड़ोसी को नहीं पहचानते। हम हाई इनकम तक पहुंच गए लेकिन वास्तविक दिमाग में जो शांति की आवश्यकता है उस पर नहीं है। हाई ईक्यू ये आज का विषय है। ये हाई ईक्यू हमने बहुत हद तक पहुंचाया लेकिन लेस इमोशन, भावनात्मक मूल्य हमारे कम होते गए। हम लोगों ने कई तरह का नॉलेज दिया लेकिन विजडम कम रही। आज की इस सोशल मीडिया में लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स ऑन फेसबुक, ट्विटर, ये हमने देखा, लेकिन जब वास्तविक जिंदगी में आते हैं तो कई ऐसे उदाहरण मिले कि मुश्किल से 4 भी दोस्त नहीं मिल पाते। मोर अल्कोहल, लेस वाटर, लॉट्स ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमैनिटी, कॉस्टली वॉचेस बट नो टाइम। ये वास्तव में स्थिति बन चुकी है हमारी। एक छोटा सा वीडियो मैंने देखा था, वो आपके सामने मैं पेश करना चाहूंगा और उसके बाद हम हमारी आगे बात बढ़ाते हैं। हमने ये वीडियो देखा और उसमें हमें तुरंत ध्यान में आता है कि हम जीवन में जो नैतिक मूल्य को भूल चुके और उसके कारण ये परिणाम हुए।
हमारी शिक्षा जगत में हमारे सारे विषय होते हैं। इतिहास होता है, अंग्रेजी होती है, संस्कृत होती है, भाषा से संबंधित है, गणित है, सब सारे विषय। लेकिन जिस चीज का मैं अभाव देखता हूँ वो नैतिक शिक्षा का है। कई संस्थान अनेक तरह के अनेक प्रयत्न करते हैं, निश्चित रूप से उसके कारण ही आज प्रतिभाशाली बच्चे हो रहे हैं, लेकिन इसको एक करिकुलम के रूप में, एक पाठ्यक्रम के रूप में इसकी आवश्यकता महसूस करता हूं मैं। थोड़ा सा यदि हम पिछले हमारी प्रणाली पे जाते हैं तो हमारे जीवन मूल्य थे, और इन जीवन मूल्यों में क्या परिवर्तन हुए। भारतीय मूल्य ये कहते थे वसुधैव कुटुंबकम, पूरा संसार मेरा कुटुंब है, और इसलिए हम सभी के लिए सुख की बात करते थे, सभी के स्वस्थ रहने की बात करते थे। लेकिन आधुनिक मूल्य ऐसा बन गया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे ज्यादा सर्वाइवल, जो फिटेस्ट है वो सर्वाइव करेंगे, बाकी का जो होगा होगा। हम लोग भारतीय मूल्य के इस बात के समर्थक थे कि हम सहयोग की बात करेंगे, हम एकजुटता की बात करेंगे, सहिष्णुता की बात करेंगे, शांति और प्रेम की बात करेंगे, समरसता की बात करेंगे, सामूहिक निर्णय की बात करेंगे। लेकिन समय के साथ साथ हमारा सारा का सारा विषय इस तरह हो गया कि हम प्रतिस्पर्धा के इसमें चले गए। आज विद्यालय में किसने अधिक कितने मार्क्स लाए वो शायद सबसे बड़ा विषय हो जाता है प्रतिस्पर्धा का। व्यक्तिवादी बन चुके हैं हम, विवाद प्रभुत्व, असुरक्षा और भय की अवस्था में पहुंच चुके हैं। हमारी कार्य प्रणाली ऐसी थी कि हम कठोर परिश्रम करते थे, ईश्वर की अनुकंपा में विश्वास करते थे, और क्षमा ये हमारा सबसे बड़ा गुण रहता था। लेकिन धीरे धीरे आज चतुरता का समय आ गया। किसी भी तरह से मैं कैसे आगे बढ़ जाऊं, चाहे वो छल के माध्यम से क्यों ना हो, चाहे वो विनाश के माध्यम से क्यों ना हो, मैं कैसे आगे बढ़ूं, ये एक बड़ा आधुनिक मूल्य विषय बना। पहले हम अनेकों में से एक थे, लेकिन आज अलगाववाद की स्थिति हो चुकी है कि हम बहुतों में एक हो चुके हैं। ये वर्तमान स्थिति है, और इस स्थिति में हम आगे कैसे बढ़े, हाउ डू वी डू इट, हम कैसे आगे बढ़े, ये हमारे लिए सबसे बड़ा प्रश्न होता है। हम सबको पता है कि हम सारे जो लोग जो हैं वो ईश्वर के अधीन होते हैं, और जिसको हम कहेंगे एलमाइटी। दो चीजें जो है, यहाँ आप बी और डी दिख रहे, मैं आपको ये एबीसीडी इसलिए बता रहा हूं, हम लोगों को बचपन से ही एबीसीडी सिखाई जाती है, वो आईक्यू के हिसाब से सिखाई जाती है कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। लेकिन मुझे लगता है कि ये नैतिकता की एबीसीडी समझना शायद ज्यादा जरूरी है उससे भी। ईश्वर के अधीन जो दो बातें लिखी गई है, बी और डी, अर्थात जन्म और मृत्यु, ये बिल्कुल हमें पता नहीं है हम कहाँ जन्म लेते हैं, किस परिवार में जन्म लेते हैं, कौन से देश में जन्म लेते हैं, और इसी तरह से हमें यह भी नहीं पता रहता कि हम आगे चलकर कहाँ पर हम इस मृत्यु के सैया में चलेंगे। हमारे बीच हमारे साथ क्या हो सकता है, तो हमारे साथ सी हो सकता है, मतलब चॉइस, अर्थात हमें यह तय करना है कि हम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। एक बहुत ही अच्छा सुंदर प्रिंसिपल दिया था हमारे रमेश जी पड़तानी, एक मित्र है, और उन्होंने कहा एक सिद्धांत को जिसको कहा हीरो प्रिंसिपल। हम सब जब हीरो कहते हैं तो कहने का अर्थ होता है कि हम जीनियस कैसे बनेंगे, और इसी के आधार पर एक हीरो प्रिंसिपल बनाया गया। एच मतलब हैपनिंग। हमारे जीवन में अनेक घटनाएं घटती है, और घटनाएं घटने वाली है, और वो हर पल घटने वाली है। और ओ मतलब आउटकम, अर्थात उसका कुछ न कुछ परिणाम होने वाला है। ये बात नक्की है। घटनाएं हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन परिणाम निश्चित रूप से हमारे हाथ में है। हम कैसे उसको रिएक्ट करते हैं या हम उसको कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसलिए हमारा इस विषय को लेकर जो विश्लेषण होगा, जो घटना घटी उसके प्रति जो विश्लेषण होगा वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और तब हमारा रिएक्शन की बात आती है। अभी हम देखते हैं कि हमारा माइंड दो तरह से चलता है, एक होता है निगेटिव माइंड और एक होता है पॉजिटिव माइंड। हम जब निगेटिव माइंड की बात करते हैं तो अर्थात हम उस समय सैडनेस की अवस्था में होते हैं, हम उदासी की अवस्था में होते हैं,
उदासी की अवस्था के अनेक कारण हो सकते हैं। हमारे साथ किसी ने कुछ खराब किया होगा, हम उदास हो सकते हैं। हो सकता है हमने किसी के साथ खराब व्यवहार किया हो, हम उदास हो सकते हैं। हो सकता है ये दोनों ही बात ना हो, कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई और हम उदास हो गए, और ऐसी अवस्था में हम कहीं क्रोध की अवस्था में आ जाते हैं, कहीं कभी हमें चोट लगती है, कई बार हमें शर्म की आवश्यकता होती है, कई बार ग्लानि होती है, और कई बार फ्रस्ट्रेशन होता है। ये जब सारी स्थिति जब आती है तो हम निगेटिव माइंड की ओर चलने लगते हैं। इसलिए जब घटनाएं घटती है तो हम उसको निगेटिव माइंड से सोचने लगते हैं, और उसका परिणाम ये होता है कि हम तत्काल रिएक्शन करते हैं, और जब हम रिएक्शन करते हैं तो वो हमें पेन देता है, हमें दर्द देता है, हमें तकलीफ देता है, और इसी के नतीजे होते हैं कि हम तकलीफ पाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यदि हम पॉजिटिव माइंड के साथ चलते हैं, अर्थात परिस्थिति का आकलन बड़ी अच्छी तरह से करते हैं, आत्मविश्वास के साथ करते हैं, आशा के साथ करते हैं, सामंजस्य के साथ करते हैं, और व्यवहारिक रूप से करते हैं, तो हम एक पॉज लेते हैं। जब घटना घटती है तो उसके ऊपर एक पॉज लेते हैं और एक अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। तो वो रिस्पॉन्स जब हम देते हैं तो वो प्लेजर या फिर हमारे साथ पावर में बदली हो जाता है। ये हीरो प्रिंसिपल को हमने अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है, और इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ पाएंगे। अनेक घटनाएं मैं आपको बता सकता हूं जहां पर हमने अलग तरह के रिस्पॉन्स या रिएक्शन दिए, और उसके कारण हमारी जो आज की जो चर्चा है, जिसको मैंने कहा कि मानसिक रूप से हम भावनात्मक रूप से हम समझे कि आज की इस भावनात्मक रूप को हम कैसे बढ़ा पाएंगे। मैं आपके पास कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। आप सभी ने माइकल टाइसन का नाम सुना होगा, जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज थे, बहुत अच्छे बॉक्सर थे, बहुत अच्छे। ये छोटी उम्र मतलब 20 साल और 4 महीने में उन्होंने वर्ल्ड हेवीवेट का चैंपियनशिप जीता था। लेकिन इतनी शोहरत के बाद भी ड्रग्स और नशे में रहने के कारण और ऐसी घटनाओं के कारण उन्हें कई बार जेल में जाना पड़ा, और खेल में वापस आने के बाद उन्होंने एवंडर हॉलीफील्ड करके प्लेयर थे, जिनका उन्होंने खेलते समय जब वो तीसरे राउंड में बिल्कुल इस अवस्था में हो गए कि अब जीत नहीं सकते, और उनका कान काट लिया और उसके कारण डीबार हो गए। 1 जून 2001 की एक घटना है नेपाल की, जहां पर प्रिंस दीपेंद्र थे। उन्होंने एक बहस हुई 15 मिनट की, और उस 15 मिनट की बहस में राज परिवार के सारे अपने पिता और नेपाल के राजा उस समय वीरेंद्र तथा अपनी मां ऐश्वर्या सहित 9 लोगों को गोली मार दी, और उसके बाद खुद स्वयं अपने आप को गोली मार दी। हम लोगों ने ताजा में देखा होगा, प्रमोद महाजन और प्रवीण महाजन सगे भाई, और 5 मिनट की एक आपस में बहस होने के बाद प्रवीण महाजन ने प्रमोद महाजन को गोली लगा दी, और प्रमोद महाजन ऊपर चले गए, प्रवीण महाजन अंदर हो गए। ऐसी अनेक घटनाएं आखिर क्यों होती है समाज में? इन दिनों में कोविड की परिस्थिति में मैं भावनात्मक मूल्य और ज्यादा हमारे खराब हो चुके हैं या गिर चुके हैं, ऐसे मानता हूं मैं। इस कोविड की परिस्थिति में, भयंकर परिस्थिति में, अनेक परिवार के रिश्ते शायद सुधरे भी होंगे, लेकिन कई रिश्ते बिगड़े भी हैं। मुझे कई घटनाएं इन दिनों में जो सुनने में आई और जो वास्तविक है कि हम परिवार में जब बड़े बुजुर्ग कोविड से शिकार ग्रस्त हुए और उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, तो बेटा हॉस्पिटल तक नहीं जाने को तैयार है। यह स्थिति हमने देखी। साथ में हमने ये देखा कि कुल मिलाकर समाज की जो स्थिति बनती जा रही है, उसमें भावनात्मक मूल्य काफी कम होते जा रहे हैं। आवश्यकता है हम करुणा के साथ जिए, हम कोलैबोरेशन के साथ जिए, और एक अच्छे कम्युनिकेशन के साथ जिए। ये कमिटमेंट यदि हम करते हैं तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ पाएंगे। मैंने एबीसीडी को और आगे बढ़ाते हुए कहा कि हम भावनात्मक मूल्यों को विश्वास के साथ जिए, सद्भाव के साथ जिए, और साथ साथ में जीवन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए रखें। हेमा फाउंडेशन ने एक समग्र शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार किया है, और जो हम देखते हैं स्कूलों में कि सिर्फ कोर एकेडमिक्स पे फोकस रहता है, लेकिन जीवन में अन्य जो बातें, चाहे इमोशनल डेवलपमेंट की बात होगी, क्रिटिकल थिंकिंग की बात होगी, कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बात होगी,
ऐसे सारे बातों के लिए प्रयास कम होते हैं और वास्तव में आज ये आवश्यकता है कि जीवन में कैसे हम राइट एटीट्यूड दें और जीवन को कैसे सही दिशा दें। कुल मिलाकर इन जीवन मूल्यों को 6 कैटेगरी में बांटा गया है। एक इंडिविजुअल कैटेगरी है, एक इंटरपर्सनल कैटेगरी है, एक सोशल कैटेगरी है, कल्चरल है, नेशनल और ग्लोबल। इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत रूप से हम कैसे फियरलेस रहेंगे, हमारे जीवन में कैसे क्यूरियोसिटी रहेगी, हम कैसे डिटरमाइंड रहेंगे अपने लाइफ में। ऐसे अनेक गुणों के साथ ये पाठ्यक्रम तैयार है। इंटरपर्सनल मतलब हम कैसे कृतज्ञता के साथ जिएंगे, हम जीवन में कैसे एक टीम वर्क के साथ जिएंगे, हम कैसे विश्वास के साथ जिएंगे, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। जब हम सामाजिक बात करते हैं तो एक दूसरे के प्रति प्रेम कैसे रहेगा, एक दूसरे के प्रति आदर कैसे रहेगा, एक दूसरे के प्रति दया का भाव कैसे रहेगा और केयर एंड शेयर कैसे रहेगा। जब हम सांस्कृतिक बात करते हैं तो हमारे कल्चरल वैल्यू को हम कैसे अपनाएंगे, अंधविश्वास को नहीं अपनाएंगे और साथ साथ में हमारी आंतरिक सामंजस्यता को बनाए रखेंगे। राष्ट्रीय मुद्दों की जब मैं बात करता हूं तो हमारे जीवन में लॉयल्टी कैसे रहेगी राष्ट्र के प्रति, हम एक दायित्व के साथ कैसे जिएंगे, हम कैसे एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेंगे और हमारी रेस्पेक्ट फॉर द नेशन कैसे रहेगी। ग्लोबल विषय ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट जो है, दुनिया में बहुत सारा वेस्ट है, हम सब साथ मिलकर उसको बेस्ट बना सकते हैं। स्वच्छता एक अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। प्रकृति प्रेम, इसके बारे में बहुत सारा बातें बताई गई है और ये प्रकृति प्रेम को हम कैसे बनाएंगे, इन सब मूल्यों को लेकर अनेक शॉर्ट फिल्म हेमा फाउंडेशन बनाई है और इसके साथ पूरा पाठ्यक्रम बनाया है और वो पाठ्यक्रम हम सब इसको अच्छी तरह से शामिल करें, इसकी मैं प्रार्थना करता हूँ। कुल पिछले साल जो हमने 9 जीवन मूल्यों को अपनाया उसमें फियरलेस है, क्यूरियोसिटी है, नेचर्स लव है, कॉन्फिडेंस है, होप है, क्लीनिनेस है, कल्चरल वैल्यू है, काइंडनेस है तथा इनर हार्मनी। ऐसे 9 जीवन मूल्यों पे काम हुआ है। एक छोटा सा आपको मैं इसका प्रोमो आपको दिखाना चाहूंगा। Fearless. It's not about being fearless. It's about acting in spite of fear. डरपोक सर है, प्लास्टिक के कीड़े से भी डर गया था। Attitude. We learn more by looking for the answer to a question and not finding it than we do from learning the answer itself. मम्मी, क्या अलार्म क्लॉक किसने इन्वेंट की थी? ये राशिफल सब सही होता है? मुंबई के सभी एरियाज में डबल डेकर बस क्यों नहीं चलती? अब रोजाना हल्दी वाला दूध क्यों पीते हैं? बॉल अगर यहाँ लगी तो सीख जाता है, ऐसा क्यों सर? पहले तुम क्लासरूम में क्वेश्चन पूछकर परेशान किया करते थे, अब तुमने बाहर भी स्टार्ट कर दिया। Nature's love. Sow a plant and dedicate it to your loved ones. Nature will bless you. बेटा ऐसा मत करो, ये पेड़ पौधे नहीं हमारे दोस्त हैं। पेड़ पौधे और हमारे दोस्त? ये तो नहीं सोच रही हो कि मैंने इन पेड़ों में ये नेम प्लेट क्यों लगाई है? ये हमारी मैडम है, तुम्हारी आंटी, ये भी हमें छोड़कर चली, लेकिन हमने इन्हें नहीं छोड़ा। 7 जन्मों का वादा था, अब ऐसे कैसे छोड़ देते? Confidence. Experience tells you what to do. Confidence allows you to do it. आप चुपचाप खड़े क्यों? अरे कम से कम अपना नाम तो बताओ। तगड़ू। तगड़ू माने पत्थर। क्या पत्थर? फिर तो हमें इससे बच के रहना पड़ेगा, कहीं टकरा गए तो सिर भी ना फूट। मुझे अपना नाम बदलना है। पर क्यों बदलना चाहते हो अपना नाम? अगर तुमने कुछ बनने का, कुछ कर दिखाने का दृढ़ संकल्प ले लिया तो कोई भी कमजोरी तुम्हें पीछे नहीं खींच सकती। Hope. Hope is seeing light in spite of being surrounded by darkness. यस यस, कर दिया गोल। ये लंबा लड़का ना बहुत ही स्मार्ट है, लगता है अपने टीम का स्टार प्लेयर है। क्या वो चला गया? क्या हुआ बेटा? वो मुझसे मिले भी नहीं चला गया।
Cleanliness. Cleanliness is the mirror that reflects your personality. Keep it bright at all times. भाइयों बहनों, क्या हमारा देश स्वच्छ नहीं हो सकता है? अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं कभी गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो हमारे शहर गांव को आकर के गंदा कर सके? नमस्ते अंकल। हाँ आंटी, अब फेंक दीजिए। डस्टबिन बनी हो, जो भी डस्टबिन तक नहीं पहुंच पाता है, डस्टबिन उन तक पहुंच जाते हैं। Cultural values. Culture is not an initiative. Culture is an enabler of all initiatives. पैर छूना हमारी संस्कृति तो है ही, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान भी है। एक तो आगे की ओर झुकने से सिर में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, और दूसरा मनुष्यों के पैर में ऊर्जा का केंद्र होता है। गोबर ना सिर्फ बैक्टीरिया फ्री होता है, बल्कि बैक्टीरिया को खत्म भी करता है। इतना ही नहीं, ये न्यूक्लियर रेडिएशन को भी ब्लॉक कर सकता है। खाना जमीन पर बैठकर ही खाना चाहिए। जब हम सुखासन में बैठ के खाना खाते हैं, तो पेट दिमाग को खाने के लिए जरूरी पाचन रसों को छोड़ने का संकेत देता है, जिससे खाना जल्दी पच जाता है। Kindness. The smallest act of kindness is worth more than the grandest intention. पी लो, तुम्हें भूख लगी है ना? संध्या, संध्या, आंखें खोलो बेटा। तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा, आंखें खोलो। डॉक्टर रमेश, पैसों की वजह से ये ऑपरेशन रुकना नहीं चाहिए। Inner harmony. To have joy in your heart, one must know how to appreciate small things in life. अरे भाऊजी, आप बस 2 मिनट दादाजी, मैं अपने ही हाई स्कोर को बीट करने वाली हूँ कैंडी क्रश में। देख रहा हूँ कहीं तुम्हारे पास भी तो वो मुसीबत नहीं है। पर क्या? अरे वो ही मोबाइल, स्मार्टफोन। Fearless. ये जितने जीवन मूल्य आपको बताए गए, आज का जो विषय भावनात्मक और सोशल का हम कैसे कॉम्पिटेंसी बढ़ाएंगे, तो ये एक बार में नहीं होने वाली है। हमें इसके लिए निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, और इसलिए प्रत्येक जीवन मूल्यों को लेकर एक 3 सप्ताह का विषय बनाया गया। अभी आपने जो छोटे छोटे इसके ट्रेलर देखे, वो आपको एक ऑब्जर्वेशन लर्निंग हुआ, आपने देखकर सीखा, आपको महसूस हुआ ये चीज मुझे अपनाना चाहिए। लेकिन जीवन में हम तभी अपनाते हैं जब उसकी हम लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होती है। हम उस विषय को अपना पाते हैं जब हम साइंटिफिकली उसको समझते हैं कि ये अपने लिए बहुत जरूरी है, तब उसके प्रति हमें भाव भी पैदा होता है, और साथ साथ में हमारी राय उस विषय को लेकर पक्की बनती है। जब हमारी राय पक्की बन जाती है तो हम उसके लिए पॉजिटिव एफर्मेशन लेते हैं और उस विषय को निरंतर करते हैं, जो कि हमारे जीवन में आदत में आ जाती है। और इस तरह से जो आदत में आ जाती है तो निश्चित रूप से वो हमारे भविष्य को भी आगे बढ़ाने में सहायता करती है। इन जीवन मूल्यों को लेकर अनेक लोग के बारे में हमने जानना जरूरी है। जीवन मूल्यों को समझने के बाद यदि हम ऐसे समझें कि ऐसे अनेक लोग हुए जिन्होंने अपना जीवन इन मूल्यों को लेकर जिया। उदाहरण के लिए जब हम सामने एक बड़ी लिस्ट देख रहे हैं आपके सामने, फियरलेस में जैसे रानी दुर्गावती करके थी, इतिहास के पन्नों में यदि उनका हम देखेंगे तो वो बिल्कुल उन्होंने 11 बार अकबर को हराया होगा। किरण बेदी जी को हम आज के प्रसंग में जानते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट निश्चित रूप से हम सब ने सुना हुआ। ऐसे ही जिज्ञासा के लेकर नेचर्स लॉ पे देखते हैं तो अमृता देवी हैं, जादव मोयल पेंगा के प्यांग के बारे में हमने सुना होगा। फेलिक्स फ्लिंगबर्ग, एक छोटा सा बच्चा, 10 साल का बच्चा, उसने तय किया कि हम पूरे देश में जितने भी विश्व के देश है उसमें कम से कम 10 लाख झाड़ लगाएंगे, और यूएन असेंबली में उसको बुलाया गया। ऐसे अनोखे बच्चे के साथ ये विषय हुआ। इस तरह से ऐसे जितने लोग हुए वो प्राचीन काल में हुए, वर्तमान समय के हुए,
और तथा वैश्विक भी। मेरा कहने का मतलब ये जितने भी वैल्यूज है वो प्राचीन काल में भी उतनी शाश्वत थी, आज भी उतनी महत्वपूर्ण है, अर्थात वैश्विक भी है और हमेशा के लिए सनातन भी है। इन जीवन मूल्यों को और इन जैसे व्यक्तियों से हमने प्रेरणास्पद लेने की आवश्यकता है। एक छोटा सा प्रोमो इस विषय पे मैं आपको बताना चाहूंगा। पौधों में जीवन होता है और इसी प्रकार हमारे इतिहास में ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जिन्होंने पेड़ पौधों से प्रेम किया और उन्हें अपना माना, उनकी रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। 1973 में पेड़ों को कटने से बचाने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, सुदेशा देवी ने चिपको आंदोलन चलाया, लेकिन इसकी शुरुआत सन 1730 में विश्नोई समाज की अमृता देवी विश्नोई ने स्वयं अपनी और अपनी 3 बेटियों की जान देकर की थी। आज अमृता देवी विश्नोई जैसी महान विभूति के जीवन से हम आपको अवगत कराएंगे। धन्यवाद। अमृता देवी बिश्नोई उस बिश्नोई समाज की महिला थी जो गुरु जाम्भोजी के दिए 29 नियमों का पालन करता है। इन नियमों का पालन करने वाला ही बिश्नोई कहलाता है। एक बार 16वीं शताब्दी में भयंकर अकाल पड़ा। लोग पेड़ काटने लगे, जंगली जानवरों का भक्षण करने लगे। तब गुरु जाम्भोजी ने उनका मार्गदर्शन करते हुए कहा कि वनस्पति और जीव जंतुओं की रक्षा करने से अकाल की समस्या से निजात पाया जा सकता है। गुरुजी की शिक्षा ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। लोगों ने उनके उपदेशों पर अमल किया और पेड़ काटना, जीव जंतुओं को मारना बंद करके उनका संरक्षण शुरू कर दिया। लेकिन सन 1730 में मारवाड़ रियासत के खेजड़ली गांव में कुछ ऐसा हुआ जो सदियों तक अमर हो गया। और एक और हमने ऐसे बड़े नाम तो सुने हैं, लेकिन अनेक ऐसे लोग दैनंदिन जीवन में हैं जिन्होंने अनेक तरह के प्रयास किए। एक और कहानी है मॉरिस की निडरता और साहस की। मॉरिस अपने दोस्तों के साथ अपने टेरेस पर खेल रहा था और उसके एक फ्रेंड को इलेक्ट्रिक शॉक लगा। क्या होता है जब किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है? तो कभी कभी तो हम डर के भाग जाते हैं, पर मॉरिस ने लकड़ी की कुर्सी उठाई और अपने दोस्त को मारा और दोस्त को शॉक से दूर किया, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। तो मॉरिस के इस सूझबूझ के लिए, निडरता के लिए और हिम्मत के लिए उसे नेशनल ब्रेवरी अवार्ड मिला। आदित्य, एक 15 साल का बच्चा, उसे भी नेशनल ब्रेवरी अवार्ड मिला है उसकी सूझबूझ के लिए। वो 40 यात्रियों के साथ एक बस में सफर कर रहा था और बस में आग लग गई और उसने सूझबूझ के साथ उन 40 यात्रियों की जान बचाई, इसलिए उसे ब्रेवरी अवार्ड से सम्मानित किया। उसकी सूझबूझ के लिए निडरता और साहस दिखाना हर एक के जीवन में बहुत जरूरी है। हमारे लिए आवश्यक है ये जो विषय है इनको दैनंदिन में भी हम कुछ शामिल करें और इसको ध्यान में रखकर रोज का दिन जो होता है एक अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मैं यहाँ पर सारिका जी हैं, उनके प्रयास से विशेष रूप से मुझे लगता है हमारे यहाँ के जितने भी बच्चे सभी ने हेम संपर्क का मॉर्निंग मंत्र और उसके आने वाले क्वेश्चंस पर उन्होंने काम किया है और मुझे बड़ी खुशी है आपके खुद इनिशिएटिव से ये काम हुआ। इस सारे विषयों को लेकर इसके साथ साथ एक प्लेज कि हम उसमें क्या अच्छा कर सकते हैं, एक संकल्प क्या ले सकते हैं, चेतना के साथ हम कैसे संकल्प ले सकते हैं, इसका प्रयास इसके माध्यम से हो रहा है। कहते हैं भगवान सब जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माँ बनाई। दुनिया में बच्चे की पहली और सबसे बड़ी गुरु माँ होती है। को पता भी है माँ की वजह से मुझे कितनी बेइज्जती महसूस होती है, कॉलोनी में, स्कूल में, हर जगह। माँ मुझे माफ कर दो। ये जो अभी आपको बताया गया जीवन मूल्यों की पाठशाला, जैसे हमने कहा दैनंदिन के लिए हिम संपर्क है,
इसी तरह से साप्ताहिक रूप से दूरदर्शन पर डीडी भारती पर 11:30 बजे ये जो अनुभूति अभी आपने देखा, हम बच्चों को ऑडियो वीडियो के माध्यम से उनके मन में स्व प्रेरित होकर वो इन जीवन मूल्यों को अपनाएं, इसका प्रयास कर सकते हैं। और ये सारा प्रयास जो आज का विषय है, डेवलपिंग इमोशनल सोशल कॉम्पिटेंसी, इसके लिए पूरी टीम वर्क की आवश्यकता होती है। और ये टीम वर्क में अनेक तरह के आइडियाज मिलते हैं, अनेक तरह के सहयोग मिलते हैं, आपस में एक दूसरे में नए नए टास्क हम खड़े करते हैं और एक गोल सेट करते हैं, जिसके कारण पूरे समाज, पूरे विद्यार्थी, सभी स्टूडेंट्स तक हम ये विषय को लेकर पहुंचे और एक नए समाज की हम स्थापना करें। ऐसा कहा गया है, काम ऐसा करें जो पहचान बन जाए, पांव से ऐसा चले जो निशान बन जाए, जिंदगी ऐसे जिए जो मिसाल बन जाए, और नेतृत्व ऐसा करे जो प्रमाण बन जाए। इन्हीं बात को कह के मैं अपना ये विषय पूरा करूंगा और आगे जिस तरह से सारिका जी कहेंगे उस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमें बहुत अच्छे से बताया कि अगर हम अपने बच्चों के अंदर इमोशनल एंड सोशल कॉम्पिटेंसीज डेवलप करना चाहते हैं तो उसका एक बहुत ही सशक्त माध्यम है कि हम जीवन में नैतिक मूल्यों, वैल्यूज डेवलपमेंट के ऊपर काम करें। मैंने जैसा कि अपने दर्शकों को पहले भी बताया था कि काबरा जी जो है वो मैनेजिंग ट्रस्टी है हेमा फाउंडेशन के, और हेमा फाउंडेशन अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करने जा रहा है इसी जून के अंदर, 20 जून को, राइट सर? इट्स 20th जून जी। तो 20th जून के मौके पर हेमा फाउंडेशन ने और भी बहुत हेमोत्सव के नाम से फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और जिसके अंदर इन्होंने बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स भी रखे हैं बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, स्कूल्स के लिए। तो मैं चाहूंगी कि सर आप एक बार हमारे दर्शकों को ब्रीफ में जरूर बताएं ताकि वो भी पार्टिसिपेट कर सके। जैसा कि आपने अभी हेम संपर्क विषय देखा, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। भी आ रही है? जी सर, बेटर। हेम संपर्क जो विषय है जिसमें आपको दैनंदिन हर दिन का महत्व होता है। आज जैसे आपने देखा होगा एक डॉल डे जो बताया गया, उसमें हमने एक संकल्प कहा कि ऐसे अनेक बच्चे होंगे जिनके घरों में ऐसे खिलौने नहीं होंगे जो हमारे पास उपलब्ध है, और उन खिलौनों को हम कैसे हमारे दोस्तों तक शामिल कर सके, ऐसे एक प्लेस के साथ साथ 4 प्रश्न दिए गए। पिछले करीब 3 से 4 महीने से ये पूरा प्रयास चालू है, और अब तक करीब करीब 4 महीने में 500 से 600 प्रश्न आपके पास ऑनलाइन इस वेबसाइट के साथ उपलब्ध है। 20 जून को सायं 5 बजे एक मेगा क्विज कॉन्टेस्ट रखी गई है, जिसमें ये जो प्रश्न आपके पास हैं उसमें से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और 50 प्रश्न बाहर से होंगे। 20 तारीख को सायं 5 बजे ठीक आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। उस 90 मिनट में 100 प्रश्नों को, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, आपको सिर्फ सेलेक्ट करना रहता है ABCD में से कौन सा सही उत्तर है। उसको करके आप ठीक 90 मिनट बाद उसको सबमिट कर लें। थोड़ा सा हमने ये प्रयास किया कि बच्चे हैं तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ प्रोत्साहन जरूर होना चाहिए। आज जब हम घरों में भी रहते हैं तो बच्चे ने कुछ अच्छा काम किया तो बोला आज चलो पार्टी दिला देते हैं, या फिर आज कुछ गेम्स दिला देते हैं। तो निश्चित रूप से बच्चों के लिए कुछ न कुछ आकर्षण की बातें होनी चाहिए, और इसको ध्यान में रखकर ऐसे कुछ मेगा क्विज कॉन्टेस्ट में इलेक्ट्रिक बाइक्स है, लैपटॉप है, टैबलेट्स है, ऐसे करीब करीब 226 अवार्ड्स रखे गए, और आप सब इसमें सम्मिलित हो। बस यही मैं आह्वान आपसे करता हूँ। जी, थैंक यू सो मच सर। सर आपने कंपटीशन जो है उसमें टीचर्स को भी इन्वॉल्व किया है, आप उसके बारे में भी कुछ बताएंगे हमें? ये सारा विषय ओपन कैटेगरी का रखा गया है इस वजह से कि ताकि सभी लोग, पेरेंट से लेकर टीचर्स, प्रिंसिपल, स्कूल, स्टूडेंट्स और सभी लोग इसमें शामिल हो सके। उद्देश्य ये है कि इस विषय की जानकारी हम सबको हो। देखिए ऐसा है कि ये जो ज्ञान भी बढ़ाता है और उस दिन का महत्व भी हमें समझाता है, तथा उस दिन के लिए कुछ नया हम क्या कर सकते हैं।
मैं विशेष रूप से स्कूल्स को आग्रह करूंगा, जो प्लेज लिखी गई है उसमें 3 बातें लिखी गई है। एक, हम क्या नई आइडिया कर सकते हैं। तो जब आइडिया की जब मैं बात करता हूँ, हमारे बच्चे इतने प्रतिभावान हैं, वो अनेक तरह की आइडिया इस विषय को लेकर बना सकते हैं। उसके बाद क्या बच्चों ने एक्शन लिया और उसका क्या आउटकम हुआ, इसका विश्लेषण स्कूल करे, तो निश्चित रूप से हर दिन होने वाली ये जो छोटी छोटी बातें हैं, उसके माध्यम से हम जो चाहते हैं आंतरिक सामंजस्य, समरसता, उन सबको निश्चित रूप से हम प्राप्त कर पाएंगे। 25 जून को जो है वो विद्यालय का एक हिमोत्सव हमारा कार्यक्रम होता है, और उसमें विद्यालय के संबंधित है, जो मैं सारिका जी से अलग से बात कर लेंगे फिर। जी सर। सर, हमारे साथ में आज हमारी सोसाइटी के सेक्रेटरी, हमारी सोसाइटी के अध्यक्ष के महेश्वरी सर भी मौजूद है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी के महेश्वरी सर से कि वो 2 शब्द कहें, क्योंकि के महेश्वरी सर का भी बहुत रुझान रहता है वैल्यूज को लेकर। उन्होंने भी काफी काम किया है इस सब्जेक्ट के ऊपर। के महेश्वरी सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस जी सर। काबरा साहब ने बहुत ही संक्षेप में लेकिन सारगर्भित बातों से हम सबको लाभान्वित किया, और स्कूल की भूमिका में जो उन्होंने जोर दिया वो वास्तव में पहली पाठशाला के बाद दूसरी पाठशाला बच्चे का स्कूल होता है। और पहली पाठशाला वो जगह है जहाँ पर ये संस्कारों की भूमि का आधार बनता है, और उस पाठशाला में जो अध्यापक हैं यानी जो अभिभावक हैं, उनका अपना आचरण बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनका जैसा आचरण, उनका जैसा ज्ञान होगा, वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को दे पाएंगे। तो उन्हें भी सामयिक होना जरूरी है। आज के बच्चे बहुत जागरूक हैं, उनका एक्सपोजर जो है दुनिया को काफी अच्छा है, और उनमें जिज्ञासा प्रवृत्ति भी बहुत अच्छी है, ऊर्जा से ये भरपूर हैं। अगर इन्हें सही मोटिवेशन मिल जाएगा तो ये कितना आगे जाएंगे आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। और रिवर्स भी है इसका कि अगर नेगेटिव साइड में अगर हो गई तो कितना नीचे गिर जाएंगे, इसकी भी कल्पना नहीं कर सकते। तो अभिभावकों की, अध्यापकों की और समाज की एज ए होल बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं हमारे मनोरंजन के साधन, हमारा मीडिया, ये पता नहीं क्यों एक इतनी गलत तरीके से चल रहे हैं कि ये हमारी संस्कृति में बहुत प्रदूषण फैला रहे हैं। तो हमको खुद को डिसाइड करना होगा हमारे घर में बैठ करके कि हम क्या देखना चाहते हैं, क्या नहीं देखना चाहते हैं, किस तरह से हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, किस तरह से हम उन्हें अपनी संस्कृति से परिचित करा सकते हैं। उसके बहुत सुंदर उदाहरण आपने अपने इसमें बीच बीच में जो स्लाइड शो या पिक्चर शो जो भी आपने दिया, बहुत अच्छे तरह से दिया है। तो इनको अपनाना कोई कठिन नहीं है, लेकिन खुद का संयम बहुत जरूरी है। काबरा साहब, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। सारिका जी, आपने इस विषय को चुना और हम लोगों को सबको काबरा साहब के विचारों से, ज्ञान से परिचित होने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद महेश्वरी जी। एक मैं बात कहना चाहूंगा, देखिए आज के जो बच्चे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होने दीजिए, टेलीविजन होने दीजिए, बाकी सारे जितने भी माध्यम हैं, वो माध्यम से जुड़े रहेंगे। हमें उनको अच्छे विकल्प देने पड़ेंगे। मेरा सबसे छोटा पोता मुश्किल से 18 से 20 महीने होगा, लेकिन मोबाइल पर जो थंब का इंप्रेशन होता है, वहां पर वो थंब लगाता है, उसको पता है कि इससे मोबाइल खुलता है। मतलब इतनी छोटे बच्चों की इतनी बड़ी ऑब्जर्वेशन आज की तारीख में है। बच्चे वास्तव में बहुत प्रतिभाशाली हैं, उनको हमको सही दिशा में मोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जी, बिल्कुल सही कहा सर आपने, क्योंकि आज का जो टाइम है, हम अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी से दूर नहीं रख सकते हैं, राइट। तो अब हम ये चूज कर सकते हैं कि हम उनको उसके अंदर क्या देना चाहेंगे। हमारे साथ, जी सर, हमारे साथ हमारे सोसाइटी के सेक्रेटरी भी मौजूद है, पीबी सक्सेना सर। मैं चाहती हूँ कि वो भी 2 शब्द कहें हमें इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि आज का जो विषय है वो सबके हृदय के बहुत करीब है। सक्सेना सर, आप हमें सुन पा रहे हैं?
हाँ हाँ, सुन पा रहा हूँ। अरे काबरा जी साहब सर। को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। बहुत ही सुंदर ढंग से आपने प्रस्तुत किया है। और इस कोविड वाले टाइम में तो ये इमोशनल वाली बात यानी बहुत ही सार्थक रही है। और जिस तरह से आपने प्रेजेंटेशन दिया है, एनिमेशन वगैरह दिखा के, बहुत बढ़िया दिया आपने, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। थैंक यू। हमारे साथ आज का जो विषय था वैल्यू एजुकेशन, वहां पर हमने स्कूल्स को और बच्चों को लेकर बात की। हमारे साथ हमारे स्कूल के प्रिंसिपल मौजूद है। आज उनके ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, प्रिंसिपल सर के ऊपर, कि वो जो है इस कार्य को स्कूल में आगे लेकर जाए, बच्चों के माध्यम से, टीचर्स के माध्यम से और पेरेंट्स से इनको जोड़े। काबरा जी, अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप अगर हमें चलते चलते कोई लास्ट मैसेज देना चाहें तो। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, ये जो विषय है ये समाज की जिम्मेदारी है। समाज कैसा बनाना है हमें, ये हम सबका सामाजिक दायित्व है और हम सब मिलकर इसके एक समाज की जिम्मेदारी समझें। पुराने जमाने में परिवार संयुक्त होते थे, इसलिए काफी हद तक ये विषय सामूहिक परिवार में दादा दादी, नाना नानी और उनके व्यवहार के कारण हो पाता था। आज की परिस्थिति बहुत बदलती जा रही है। हमारी बहनें, हमारी बेटियां, वो भी काफी पढ़ी लिखी हैं और निश्चित रूप से पढ़ी लिखी होने के कारण वो कहीं न कहीं किसी न किसी व्यवसाय के साथ, किसी नौकरी पेशा के साथ जुड़ी हुई है और उसके कारण परिवार के लिए समय देना अभाव, ये सबसे बड़ा विषय दिख रहा है मुझे। और उसके कारण ही ये जो कैरियर का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो गया, रादर देन दूसरी कई बातें। मेरे पास इसके अनेक उदाहरण हैं कि आज जो स्थिति बनी है, मतलब ऐसे भी दाम्पत्य हुए वो अपने करियर के कारण आगे संतान नहीं चाहते, और ये ऐसे लोग हैं जहां पर वो बजाज फाइनेंस में कोई बड़े सीनियर पोस्ट पर है। कई ऐसे लोग हैं जो केपीएमजी जैसी ऐसी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए लोग हैं। ऐसी स्थिति जो बनती जा रही है समाज में, ये वास्तव में हम सब के लिए बड़ी चिंताजनक है और इस सब को लेकर हम सबको मिलकर एक सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा। सामाजिक पूरे के पूरे हम जितने लोग जुड़े हैं वो सब मिलकर निश्चित रूप से प्रयास करेंगे तो एक नया भारत, एक नया एक हम समाज बना पाएंगे। इन्हीं बात को लेकर मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद काबरा सर कि आपने अपना इतना कीमती समय निकाल के हमारे साथ जुड़े। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद भी देना चाहती हूँ कि आप इतना अच्छा प्रोजेक्ट हेमा फाउंडेशन के नाम से हमारे लिए चला रहे हैं। तो कम से कम हम सब मिलकर इतना प्रयास तो अवश्य ही कर सकते हैं कि इस प्रोग्राम के साथ जुड़े और इन्हें ज्यादा से ज्यादा बच्चे और पेरेंट्स तक पहुंचाए। तो आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक किसी एक नए विषय के साथ में। जी, थैंक यू सर।